एक हाईजैकर जिसने एक ऐसी हाईजैकिंग को अंजाम दिया जो अमेरिका के कमर्शियल एविएशन के इतिहास का एक लौता अनसॉल्व्ड हाईजैकिंग केस बन गया। ये कहानी है एक ऐसे हाईजैकर की जिसे दुनिया डैन कूपर के नाम से जानती है। 50 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी आज तक ये एक रहस्य ही बना हुआ है कि आखिर डैन कूपर कौन था, कहां से आया था और रात के अंधेरे में आसमान से वो कहां गायब हो गया। He's a hijacker calling himself D.B. Cooper jumped from an airliner in flight and demanded a $200,000 ransom and a parachute. 305, we have a hijack in progress. He said to me, all I have to do is attach this wire to this gadget here, and we all be dead. What really happened to D.B. Cooper? You believe that your uncle was D.B. Cooper. But there has never been a trace of Cooper or his true identity. It doesn't feel good to acknowledge that this is the only unsolved skyjacking in American history. तारीख थी 24 नवंबर 1971। डैन कूपर ब्लैक सूट पहनकर और ब्रीफकेस लेकर अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से नॉर्थवेस्ट एयरलाइन फ्लाइट 305 की टिकट बुक कराता है, जो उस वक्त पोर्टलैंड से सिएटल की एक रूटीन फ्लाइट हुआ करती थी और उस वक्त अमेरिका के एयरपोर्ट पर ज्यादा सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी। इस वजह से डैन कूपर बिना चेकिंग के अपने बैग को प्लेन के अंदर ले जाने में कामयाब रहता है और लास्ट रो में सीट नंबर 18E पर जाकर बैठ जाता है। और यहीं से शुरू होती है अमेरिकन हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। करीब दोपहर के 2:50 पे ये फ्लाइट पोर्टलैंड से सिएटल के लिए टेक ऑफ करती है, जिसकी कमान को विलियम ए स्कूट ने संभाला हुआ था। प्लेन में टोटल 37 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। वैसे तो इस फ्लाइट को पोर्टलैंड से सिएटल पहुंचने में नॉर्मली 30 मिनट का ही समय लगता था, इसलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए कूपर अपने प्लान को शुरू करता है। कूपर अपने पास खड़ी हुई एयर होस्टेस फ्लोरेंस शाफनर को अपने पास बुलाकर उसके हाथ में एक नोट थमा देता है। पहले उस एयर होस्टेस को लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से वो उस नोट को अपने पर्स में डाल लेती है, लेकिन फिर कूपर उसके तरफ धीरे से झुककर उस नोट को पढ़ने के लिए कहता है। जैसे ही वो उस नोट को खोलती है तो उसमें साफ साफ लिखा था कि मिस, आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। शाफनर ये पढ़ के बहुत डर जाती है और घबराकर अपनी को-वर्कर टीना मकलो को अपने पास बुला के उसके हाथ में ये नोट पकड़ा देती है। टीना मकलो भी वो नोट पढ़ के बहुत डर जाती है। टीना ने हिम्मत करके कूपर से पूछा कि वो मजाक तो नहीं कर रहा। तभी कूपर अपना ब्रीफकेस खोलकर उसमें रखे बॉम्ब को उसे दिखाता है, जिसमें डायनामाइट की 8 रेड स्टिक्स टेप्स के बंडल में बंधी हुई थी, जिससे एक बैटरी और बहुत सारे वायर्स जुड़े हुए थे, जिसे देख के उन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन दोनों की घबराहट को और बढ़ाते हुए कूपर ने 2 वायर्स को पकड़ के उनसे कहा कि अब ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और अगर अपनी और सभी पैसेंजर्स की जान की सलामती चाहती हो तो मेरी कुछ डिमांड्स को पूरा करना होगा। कूपर की डिमांड थी कि उसे $2 लाख कैश, 4 पैराशूट और लैंडिंग के वक्त एक रिफ्यूलिंग ट्रक एयरपोर्ट पर चाहिए। इसी के साथ उसने एक वार्निंग भी दी कि अगर थोड़ी सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो वो पूरे एयरप्लेन को बॉम्ब से उड़ा देगा। शाफनर चुपचाप डैन कूपर की मांगों को कॉकपिट में बैठे पायलट के पास लेके जाती है और दूसरी एयर होस्टेस टीना मकलो कूपर के पास जाके बैठ जाती है। पायलट कूपर की सभी मांगों को सी टैग के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाते हैं। उस वक्त नॉर्थवेस्ट एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरॉप हुआ करते थे और वो एयरलाइन की रिपुटेशन और पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस घटना की अभी तक किसी भी पैसेंजर को बिल्कुल भनक नहीं थी कि उनका प्लेन हाईजैक हो चुका है। अब फ्लाइट को सिएटल पहुंचने में कुछ ही मिनट का समय रह गया था, लेकिन जब तक $2 लाख कैश और बाकी डिमांड्स की चीजों का इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक वो प्लेन को लैंड नहीं कर सकते थे। कूपर और क्रू के बीच सारी बातें बिल्कुल सावधानी से हो रही थी ताकि किसी भी पैसेंजर को इस घटना का बिल्कुल भी आभास ना हो। कूपर चाहता था कि उसका काम बिल्कुल आराम से हो, इसलिए वो किसी भी पैसेंजर को बिना डराए धमकाए अपना काम कर रहा था। कूपर बिल्कुल आराम से बिना किसी डर के पीछे बैठे हुए इस घटना को अंजाम दे रहा था। बिना ज्यादा देरी के एफबीआई ने कूपर को देने के लिए सिएटल फर्स्ट नेशनल बैंक से $2 लाख और यूएस एयरफोर्स से 4 पैराशूट्स का इंतजाम कर लेती है। यह जानकर कूपर पायलट को सिएटल एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड कराने को कहता है। तकरीबन 5:45 पे यह फ्लाइट सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करती है और कूपर की डिमांड के अनुसार $2 लाख कैश और पैराशूट मिलने के बाद वो अपने वादे के मुताबिक सभी पैसेंजर्स को प्लेन से उतरने देता है। उसके बाद वो प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक एयर होस्टेस टीना मकलो को रहने के लिए कहता है
और रिफ्यूलिंग के बाद कूपर फ्लाइट को मैक्सिको के लिए टेक ऑफ करने का ऑर्डर देता है। पायलट कूपर की बात मान के फ्लाइट को मैक्सिको के लिए रवाना करता है और साथ ही कूपर पायलट को प्लेन का एल्टीट्यूड 10,000 फीट और प्लेन की स्पीड कम करने की इंस्ट्रक्शन देता है। मगर पायलट उसे बताता है कि प्लेन इन कंडीशंस के साथ मैक्सिको तक नहीं पहुंच पाएगा। मगर कॉपर का प्लान कुछ और ही था। अंधेरा होते ही वो पायलट को प्लेन की स्टेयर्स खोलने और सभी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद कॉपर एयर होस्टेस को कॉकपिट में जाने के लिए बोलता है और अब प्लेन के पिछले हिस्से में सिर्फ कूपर ही मौजूद था। ज्यादा देरी ना करते हुए कूपर पैराशूट पहनकर रात के अंधेरे में पैसों से भरा बैग लेकर कूद जाता है। 10:15 पर प्लेन खुले हुए स्टेयर्स के साथ रेनो के एयरपोर्ट पर लैंड करता है। पुलिस और FBI ऑफिसर्स प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ही देर में पता लगता है कि डैन कूपर अब भाग चुका है। इसके बाद प्लेन की छानबीन करी जाती है, जिसमें कॉपर की टाई का क्लिप और उसके मंगवाए गए 4 में से 2 पैराशूट मिलते हैं। कॉपर को पकड़ने के लिए FBI एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। आई विटनेस की मदद से कूपर का स्केच तैयार किया जाता है और 3 महीने तक यह सर्च ऑपरेशन चलता है, लेकिन फिर भी कॉपर का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। कुछ ही दिनों में DB कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर के राइटर ने जल्दबाजी में डैन कूपर का नाम DB कूपर लिख दिया और लोगों को यह नाम ज्यादा पसंद आने लगा। इसी वजह से एक न्यूज़पेपर की मिस्टेक से डैन कूपर का नाम DB कूपर रखा गया और वो हर जगह इसी नाम से फेमस हो गया। और जब इतनी छानबीन के बाद कूपर का कुछ अता पता नहीं चलता, तो लोग मानने लगते हैं कि लैंडिंग के दौरान ही कॉपर की मौत हो गई होगी। लेकिन उसकी मौत का भी कोई प्रूफ नहीं मिल सका, क्योंकि ना तो कूपर की लाश कभी मिल सकी, ना पैसों का वो बैग और ना ही वो पैराशूट। लेकिन इस घटना के करीब 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल के एक बच्चे ब्रायन इंग्रम को कोलंबिया के पास की एक नदी के किनारे रेत के नीचे दबे हुए $20 के 3 नोटों के बंडल मिलते हैं। काफी सालों से रेत के नीचे दबे होने से नोट खराब हो गए थे, मगर बीच के कुछ नोट अभी भी सलामत थे। यह बात बच्चे के फैमिली मेंबर्स पुलिस को बताते हैं और पुलिस इन नोटों के सीरियल नंबर को देख के समझ जाती है कि ये वही नोट थे जो उस रात डैन कूपर को दिए गए थे। डैन कूपर केस का यह पहला क्लू अथॉरिटी के हाथ लगा था। यह नोट यहां कैसे पहुंचे, इस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई। कुछ का मानना था कि कूपर ने इन नोटों को यहां छुपा दिया था और किसी का कहना था कि प्लेन से कूदते वक्त नोट के कुछ बंडल कूपर के बैग से नीचे गिर गए होंगे। ऐसे बहुत कहानियां बनाई गई, पर इस घटना से भी कूपर का कोई पता नहीं लग सका। डैन कूपर के इस केस की कई सालों तक छानबीन चलती रही और आखिर इस केस के 45 सालों बाद 12 जुलाई 2016 को FBI ने इस केस को क्लोज कर दिया। आज तक के इतिहास का यह एकलौता ऐसा हाईजैकिंग केस है जिसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया, और डैन कूपर कौन था और कहा गया, इसके बारे में आज तक पता नहीं लग पाया।